एम आई ऑडिबल? एक बार कंफर्म कर दीजिए, मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं। संतोष जी गुड मॉर्निंग, शांतनु गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभिजीत जी। ऑडिबल है, चलिए बढ़िया है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कौन सा टॉपिक हमारा डिस्कस हो रहा था, बता दीजिए एक बार। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ पोर्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे और कुछ पोर्शन अभी हमारा छूटा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होता है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होता है उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। कितने प्रकार का कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होता है, फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आर देयर? बिल्कुल, 3 प्रकार का कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है। एक होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, एक होता है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और एक होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, है ना। अब हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाला देखा था। डिस्ट्रिक्ट वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का हेड कौन होता है, फटाफट से बताइए। डिस्ट्रिक्ट वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है इसका हेड। और क्या होता है, स्क्रीन दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन का हेड होता है। इसके साथ कुछ मेंबर होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं। अब मेंबर में हम 2 तरीके का मेंबर रखते हैं, एक होता है ऑफिशियल मेंबर, एक होता है अनऑफिशियल मेंबर। जैसे जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए, सपोज एक स्कूल का। अब स्कूल का एक कमिटी बनता है ना। स्कूल का मैनेजमेंट कमिटी रहता है, आप लोग देखे होंगे अगर किसी स्कूल के साथ कभी भी जुड़े हुए हैं, एक मैनेजमेंट कमिटी रहता है। अब इस मैनेजमेंट कमिटी के भीतर कौन कौन रहता है, तो एक मान लीजिए स्कूल का जो हेड मास्टर है, स्कूल का जो हेड मास्टर है वो इस मैनेजमेंट कमिटी का ही मेंबर होता है। और ये किस प्रकार का मेंबर है? एक ऑफिशियल मेंबर है ना, ये एक ऑफिशियल मेंबर है। बट यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पर्सन या फिर उस एरिया का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पब्लिक, ये भी रहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए उस एरिया का जो सरपंच है वो रह गया, या फिर आपका कोई एमएलए एमपी रह गया, ये भी उसका मेंबर हो सकते हैं। तो ये बंदा जो मेंबर होंगे वो किस प्रकार का मेंबर होंगे? वो होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर, है ना। तो ऐसे ही हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वगैरह है, इसमें भी 2 प्रकार का मेंबर होता है। एक उसका ऑफिशियल मेंबर होते हैं, मतलब कुछ उसका ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं और कुछ उसका अनऑफिशियल मेंबर भी होते हैं। फंडा क्लियर है ना। अब बताइए, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि जो हमारा मीटिंग होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, ये साल में कितनी बार होगा, फटाफट से बताइए। सवाल पूछेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। साल में 2 बार, वेरी गुड। मिनिमम देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया, एटलीस्ट 2 मीटिंग ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2 से ज़्यादा हो सकता है, बट मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग, मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग कितना होगा, इज 2, है ना। मिनिमम 2 मतलब एक्चुअली 2 और मोर मीटिंग शुड बी देयर, है ना, शुड बी कंडक्टेड। क्लियर है। तो ये हमने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। डिस्ट्रिक्ट के बाद हमने देखा था स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, है ना, एससीपीसी, एससीपीसी, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब ये भाई साहब यहाँ पे क्या क्या रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी देखे थे, यहाँ पे भी आपका चेयरपर्सन होता है, यहाँ पे भी चेयरपर्सन होते हैं, यहाँ पर भी आपका ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल मेंबर होते हैं, है ना। यहाँ पे भी ऑफिशियल और अनऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, है ना। अब चेयरपर्सन इसका कौन होता है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, बताइए फटाफट से। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होगा, फटाफट से जवाब दीजिए। मिनिस्टर इंचार्ज होंगे, है ना। हमने देखा था मिनिस्टर इंचार्ज। और मिनिस्टर इंचार्ज कहाँ का, तो बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है उसका जो मिनिस्टर इंचार्ज है
और जो रिलेटेड है किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट का, ये हमारा बंदा हो जाएगा इसका चेयरपर्सन, है ना, ये हमारा हो जाएगा चेयरपर्सन। ये हमारा जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, अनऑफिशियल नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर। ये नॉन ऑफिशियल मेंबर के भीतर एटलीस्ट कितना मेंबर जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, बताइए। एटलीस्ट डैश नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना, बिल्कुल, वेरी गुड, 10 मेंबर जो होता है एटलीस्ट नॉमिनेटेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। ये कौन सा मेंबर है, तो आपसे पूछ सकता है 10 ऑफिशियल या अनऑफिशियल। देखिए ऑफिशियल जो है वो तो है ही, उसमें आप अलग से कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, बट आपका एटलीस्ट 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है इन स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। मीटिंग कितना होता है, फटाफट से बताइए। मीटिंग कितना मीटिंग होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे भी अब अभी कहाँ से 3 हो गया भाई, 2 मीटिंग है ना, बिल्कुल 2 मीटिंग जो है इसको करवाना है एटलीस्ट 1 साल में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में, CCPC, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में। यहाँ पे हमने देखा चेयरपर्सन के साथ एक और पोस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है जो हमारा वहाँ पे नहीं था। वो क्या था, वो था वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, है ना। यहाँ पे चेयरपर्सन तो रहेंगे ही, चेयरपर्सन कौन होगा ये तो सभी जानता है, मिनिस्टर इंचार्ज हो जाएगा इसका चेयरपर्सन, है ना। मिनिस्टर इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो हमारा हो जाएंगे इसका चेयरपर्सन। इसके बाद आ जाएगा इसका वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, तो यही जो DCA आपका होता है, जो सेंट्रल आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है ना। जैसे हम लोग देखे हैं मिनिस्टर ऑफ हमारा मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एक होता है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन फॉर स्टेट होता है ना। तो ऐसे ही जो हमारा ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन DCA CG है, इसका जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे वो हो जाता है हमारा वाइस चेयरपर्सन। इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो बेसिकली आप बोलिएगा तो मिनिस्टर जो हमारा डायरेक्ट मिनिस्टर होते हैं जैसे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, वो उनको असिस्ट करने के लिए एक स्टेट मिनिस्टर रखा जाता है ना। तो वो हो जाएगा इसका वाइस चेयरपर्सन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये हो जाएगा मेरा वाइस चेयरपर्सन। इसके साथ साथ हमने देखा अलग अलग, देखिए जब सेंट्रल का बात आता है तो यहाँ पे बहुत सारा स्टेट का मैटर आ सकता है ना। इसके भीतर बहुत सारा स्टेट है, तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट से जो कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर इंचार्ज है तो उनको भी इसका मेंबर रखा गया है ना। तो यहाँ पे कितना स्टेट का मिनिस्टर इंचार्ज को इसका मेंबर बनाया गया, कोई बताइए। मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स has become the member or is a part of Central Consumer Protection Council, फटाफट से बताइए। किशोर ने जवाब दिया, बाकी लोग सवाल क्लियर है, आवाज सुनाई दे रहा है ना क्लियरली। हाँ बिल्कुल। तो कितना यहाँ पे हमने एक टर्म देखा था कि यहाँ पे जैसे हमारा चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, ऐसे ही कुछ और भी मेंबर होते हैं इसका, है ना। कुछ और भी मेंबर होते हैं इसका, जिसके भीतर आपका कौन कौन आता है, तो एक हो जाता है मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, वो भी इसका पार्ट होते हैं। जैसे वहां पे हम लोग ऑफिशियल, अनऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर देख रहे थे, वैसे यहाँ पर भी कुछ और मेंबर इसका होते हैं। जैसे जैसे 2 स्टेट से जो मिनिस्टर इंचार्ज है कंज्यूमर अफेयर्स का, उसको इसका पार्ट बनाया जाता है। कौन सा 2 स्टेट, इसका कुछ नहीं है ना। हो सकता है कभी आपका तेलंगाना से ले लिया, कभी आपका मान लीजिए आंध्र प्रदेश से ले लिया, कभी आपका नॉर्थ का एक स्टेट ले लिया, साउथ का एक स्टेट ले लिया, तो ये अलग अलग आपका हो सकता है ना। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो होता है, इसके भीतर चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ 2 स्टेट्स, 2 स्टेट का जो मिनिस्टर इंचार्ज होंगे उसको हम इसका पार्ट बनाएंगे। इसके साथ डिफरेंट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होता है यूनियन टेरिटोरी का, वो भी इसका पार्ट होते हैं, है ना।
साथ में क्या बोला गया, 2 एमपी इसका पार्ट रहते हैं। 2 एमपी के भीतर एक एमपी हो जाएगा कहाँ का, लोकसभा का, और एक एमपी हो जाएगा राज्यसभा का, है ना। इसके साथ जो हमारा कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर, आप अभी थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेक्शन 10 में इसके बारे में बताया गया है ना, सीसीपीए जिसको हम लोग सेंट्रल अथॉरिटी बोलते हैं। तो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का कितना विंग होता है, कोई बताइएगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना विंग होता है इसका, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, इसका नहीं जानते हैं तो आप डोंट नो भी लिख सकते हैं, है ना। इसका 2 विंग होता है, आगे हम लोग देखेंगे। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, एक होता है इन्वेस्टिगेटिंग विंग। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का जो हेड होता है उसको बोला जाता है चीफ कमिश्नर। एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा विंग होता है उसका जो हेड होता है उनको बोला जाता है चीफ कमिश्नर। तो ये जो चीफ कमिश्नर होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, ये भी हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का मेंबर होते हैं। क्लियर है, तो ये भी हमारा इसका मेंबर होते हैं। इसके साथ कुछ कमीशन आपका बनाया गया है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। हम लोग देखे हैं जो हमारे पास कमीशन है वो 3 प्रकार का होता है ना। जैसे हमने काउंसिल देखा वैसे ही हमारे पास 3 प्रकार का कमीशन भी रहता है, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो जो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मतलब कमीशन रहता है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है, उसका जो रजिस्टर होंगे वो भी इसका मेंबर हो जाएगा, है ना। साथ में क्या बोला गया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट कंज्यूमर रिलेटेड मैटर्स को डील करने के लिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां से एटलीस्ट मैंने मैक्सिमम 5 मेंबर लिया जाता है ना। फिर कंज्यूमर अफेयर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए देखभाल करता है, उसका जो सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं वो भी इसका मेंबर होते हैं, जहां पे हम लोग मैक्सिमम 3 लोगों को लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाता है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी इंचार्ज होता है कंज्यूमर अफेयर्स का, वहां से एक पोस्ट हम लोग यहाँ पे लेते हैं, है ना। चलिए, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में ही डिस्कस किए थे। आज हम लोग और एक बार इसको दोबारा हम लोग एक बार इसको ये किए ताकि एक बार और हम लोगों को याद हो जाए, है ना। तो हमने यहाँ पे है ना, ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे, है ना, कि चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन कौन होगा, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। इसके साथ बोला गया मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ 2 स्टेट्स, 2 स्टेट का हम लोग मिनिस्टर इंचार्ज जो है कंज्यूमर अफेयर्स का उनको लेंगे। इसके साथ जो यूनियन टेरिटोरी है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं उनको भी इसके भीतर रखा जाता है। आपका 2 एमपी इसका पार्ट रहते हैं, एक एमपी होते हैं लोकसभा का और एक एमपी होते हैं राज्यसभा का, है ना। फिर हमने देखा सेंट्रल अथॉरिटी का जो चीफ कमिश्नर होते हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। जो हमारा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, इसका जो रजिस्ट्रार होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट, वहाँ से अब उनका रिप्रेजेंटेटिव को लिया जाता है। और कितना रिप्रेजेंटेटिव बोला कि नॉट मोर देन 5 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का लिया जाता है। कंज्यूमर अफेयर्स जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वहाँ से डिफरेंट स्टेट का होता है, तो वहाँ से आपका सेक्रेटरी जो है टोटल मैक्सिमम 3 लिया जाता है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंज्यूमर अफेयर्स रिलेटेड सेक्रेटरी है, वहाँ से आपका एक पोस्ट जो है इसमें लिया जाता है। मीटिंग जो है साल में एक ही बार इसका मीटिंग होता है ना। एटलीस्ट 1 मीटिंग जो है ये होता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से कम नहीं होगा। तो ये हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का गठन है। यहाँ से आपको एक आध सवाल पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे, चेयरपर्सन कौन होंगे, यहाँ पे कितना एमपी को लिया जाएगा, है ना, यहाँ पे मेंबर्स के भीतर कौन कौन रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये एक सवाल यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाला ऑलरेडी देख लिए हैं कि चेयरपर्सन होते हैं, ऑफिशियल मेंबर होते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, मीटिंग साल में 2 होता है। स्टेट वाला भी हमने देखा, चेयरपर्सन, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल मेंबर, आपका 10 मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा आपका नॉन ऑफिशियल मेंबर के भीतर, और साल में हमारा 2 मीटिंग होगा, है ना। आगे बढ़ा जाए, इसके भीतर कोई डाउट किसी को रह गया? एक बार जवाब दीजिए, अगर डाउट है तो बताइए। चलिए, तो अभी हमने ये देखा, अब इसके बाद हम लोग आएंगे सेक्शन 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 वो क्या बताता है? वो आपको बताता है अबाउट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, है ना। सेक्शन 10 आपको क्या बताता है? ये बताता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, है ना सजी, है ना। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में बताता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे सेंट्रल अथॉरिटी भी बोलते हैं, है ना। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और सेंट्रल अथॉरिटी दोनों सेम चीज़ है। अब ये जो हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी या सेंट्रल अथॉरिटी होता है, इसका 2 विंग होता है। क्या होता है? 2 विंग होता है। कौन सा? एक को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, है ना, और एक को हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव विंग, है ना। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और दूसरा होता है इन्वेस्टिगेटिव विंग। अब ये जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को लीड करता है चीफ कमिश्नर, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को लीड कौन करता है? चीफ कमिश्नर। और इनके नीचे, इनके अंडर में कुछ और कमिश्नर्स भी रहते हैं, है ना। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का सेटअप होता है कि जिसमें चीफ कमिश्नर रहेंगे, कमिश्नर्स रहेंगे, है ना। और इसके नीचे जब हम आते हैं दूसरे विंग पे आते हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग। इन्वेस्टिगेशन विंग पे कौन होता है हेड? तो बोला गया डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल जो होता है वो आपका इन्वेस्टिगेटिव विंग का हेड होते हैं। उनको मदद करने के लिए यहाँ पे कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर और जॉइंट जनरल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल रहते हैं, है ना। तो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग पे चीफ कमिश्नर रहेंगे, कमिश्नर्स रहेंगे। इन्वेस्टिगेटिव विंग, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल रहेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर जनरल रहेंगे। और ये जो दोनों विंग है, इस दोनों विंग का एक कॉमन पॉइंट है, जो एक कॉमन पर्सन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का भी मेंबर होते हैं और आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग विंग है उसका भी मेंबर होते हैं। वो कौन होते हैं? तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जो उस डिस्ट्रिक्ट का, कंसर्न जगह का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का भी मेंबर होगा और आपका इन्वेस्टिगेटिव विंग का भी मेंबर होगा। क्लियर है? तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है, इसका गठन है ना। इसी को हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से समझाया हुआ है, आप इसको देखिएगा तो और यहाँ से क्लियर हमारा हो जाएगा। कहाँ गया उसे ढूंढो, अरे, है ना। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अथॉरिटी, यहाँ पे 2 पार्ट में हमने बांटे, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और इन्वेस्टिगेटिव विंग। अब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है उसके कौन कौन आते हैं? तो चीफ कमिश्नर रहते हैं, उसके नीचे कमिश्नर रहते हैं। इन्वेस्टिगेटिव विंग में डायरेक्टर जनरल रहते हैं, उसके नीचे असिस्टेंट और जॉइंट डायरेक्टर जनरल रहते हैं। और दोनों का कॉमन पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो इस क्षेत्र से भी आते हैं और इस क्षेत्र से भी आते हैं। तो दोनों पोर्शन का देखभाल जो है इनके द्वारा किया जाता है। तो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में सेक्शन 10 पे हमारा डिस्कस किया गया है ना। अब यहाँ पे बताया गया इनका रोल क्या होता है, ये सारा चीज़ भी, इनका ड्यूटी क्या होता है, ये सारा चीज़ भी आपका यहाँ पे बताया गया। ड्यूटी से सवाल आने का चांसेस बहुत कम है, बट फटाफट से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बोला गया। क्या क्या बोला गया? तो बोला गया टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रिवेंट द वायोलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स अंडर दिस एक्ट।
है ना। तो जो कंज्यूमर का राइट है उसको प्रोटेक्ट करना, और कंज्यूमर का राइट का अगर कहीं पे वायोलेशन होता है उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना, ये हमारा सेंट्रल अथॉरिटी का काम है। फिर क्या बोला गया, प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, prevent unfair trade practice and ensure that no person engages himself in unfair trade practice। तो जो unfair trade practice है उसको रोकना और ये देखना कि कोई बंदा, कोई ऑर्गेनाइजेशन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे, ये भी हमारा सेंट्रल अथॉरिटी का काम है। फिर क्या बोला गया, इंश्योर दैट नो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट is made of any goods or services which contravenes the provision of this act and rules or regulation made thereunder, है ना। तो कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विस का होना नहीं चाहिए, है ना। ये भी देखना सेंट्रल अथॉरिटी का काम है। टू इंश्योर दैट नो पर्सन टेक्स पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग, है ना। तो एक तो एडवर्टाइज ना हो और कोई बंदा ऐसा एडवर्टाइज में पार्टिसिपेट भी ना करे, ये देखना जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका काम है ना। अब कौन सा एक्शन है जो इनके द्वारा लिया जाता है, क्या क्या किया जाता है ना, कंज्यूमर सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। तो बोला कि पहला काम है इंक्वायर करना, पहला काम है इंक्वायर करना, है ना। तो क्या इंक्वायर करेगा उसके बारे में बोला गया, इंक्वायर और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू द वायोलेशन ऑफ राइट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आइदर सुओ मोटो और ऑन कंप्लेन रिसीव। देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे रखा गया, इंक्वायरी जो करेगा ये सुओ मोटो भी कर सकता है और जब कंप्लेन रिसीव होगा तब भी कर सकता है। ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके पास डायरेक्शन आया तो भी कर सकता है ना। तो सुओ मोटो कर पाएगा, कंप्लेन आया तो कर पाएगा, अगर गवर्नमेंट से डायरेक्शन आया तो भी कर पाएगा। फाइल कंप्लेंट्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन एज द केस में बी। तो ये जो हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, सीसीपीए है, ये क्या करेगा, ये अगर ऐसा कोई केस आता है तो कमीशन के पास, बेसिकली कमीशन हमारा एक प्रकार का कोर्ट की तरह होता है ना। कंज्यूमर रिलेटेड मैटर्स को जो कोर्ट देखता है उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन। तो अगर इनको इंक्वायरी में, इनको देखिए, इनको सजा देने का प्रावधान नहीं है, ये इंक्वायरी करके, इंक्वायरी अथॉरिटी की तरह है जो इंक्वायर करके बताएगा कि भाई तुमने ये गलती किया, तुमने ये गलती किया, चलो कोर्ट में इसको दाखिल कर दिया गया, है ना। तो ये इंक्वायरी ऑफिसर की तरह, एक यूनिट की तरह काम करता है। फिर क्या बोला गया, intervene in any proceeding before the district commission or state commission or national commission as the case may be in respect of any allegation of violation of consumer right और unfair trade practice। जब आपका कोर्ट में केस चलता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, स्टेट कमीशन का या नेशनल कमीशन का, वहाँ पे अगर कंज्यूमर राइट का वायोलेशन हुआ है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है, तो उस प्रोसीडिंग में इंटरवेन करने का, चाहे मतलब अपना इनपुट देने का पावर इस कमीशन को आपका, इसको आपका अथॉरिटी को आपका दिया गया है। रिव्यू द मैटर्स रिलेटिंग टू एंड द फैक्टर्स इनहिबिटिंग एंजॉयमेंट ऑफ कंज्यूमर राइट इंक्लूडिंग सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड रिकमेंड एप्रोप्रिएट रिमेडियल मेजर, है ना। तो जब भी आपका कंज्यूमर रिलेटेड मैटर्स आता है उस मैटर को रिव्यू करने का पावर, है ना, जो भी लॉ उस समय पे चल रहा है उसके अनुसार जो भी सेफगार्ड देना है वो सेफगार्ड देना, जो भी रिकमेंडेशन देना है वो देना, ये सारा इनका काम है, ये कर सकता है। फिर क्या बोला गया, रिकमेंड एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल covenant and best international practices on consumer right to ensure effective enforcement of consumer right। अब देखिए कोर्ट में केस चल रहा है और यहाँ पे कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आया है जो सर्कमस्टेंसेस हमारे देश में पहले हुआ नहीं था, बट फॉरेन कंट्री में डिफरेंट जगह पे पहला ऐसा केसेस हुआ है, ऐसा इंस्टेंस हुआ है। तो ये हमारा जो अथॉरिटी रहेगा ये उस केस को भी रेफर कर सकता है कि सर देखिए इस जगह पे इस प्रकार का केस हुआ था और ऐसा डिसीजन लिया गया, ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हम लोग इसको यहाँ पे भी लागू कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो ये भी एक इसका काम दिया गया। फिर क्या बोला गया,
अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट का जो फील्ड है, इस रिलेटेड मैटर्स में जितने प्रकार का आपका रिसर्च किया जा सकता है या कुछ और प्रैक्टिसेस किया जा सकता है, वो भी इनके द्वारा किया जाता है। स्प्रेड एंड प्रोमोट अवेयरनेस, है ना, कंज्यूमर रिलेटेड मैटर्स के लिए कस्टमर को, ग्राहक जैसे जागो ग्राहक जागो हम लोग करते रहते हैं, ये अवेयर करना भी, अवेयरनेस क्रिएट करना भी इस अथॉरिटी का काम है। डिफरेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह होता है, उसको भी इनकरेज करना, है ना, एंड अदर इंस्टीट्यूशन, उसको भी इनकरेज करना कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड मैटर्स को लेके अपना काम करे। मैंडेट द यूज ऑफ यूनिक यूनिवर्सल गुड आइडेंटिफायर्स सच एज इन सच गुड्स as may be necessary to prevent unfair trade practices and to protect consumer interest। जैसे जैसे मान लीजिए हॉलमार्क, हम लोग सोने का गहना खरीदते हैं, वहाँ पे हॉलमार्क आता है, उसके साथ अभी शायद कुछ और एक 6 डिजिट का या कितने डिजिट का और एक कोड लगाया गया, जो आपका सोने को, वो आपका जेन्युइन है कि नहीं परखने का काम करता है ना। तो ऐसे ही कुछ यूनिक आइडेंटिफायर दिया जा सकता है। जैसे आईएसआई का मार्क, हम लोग आईएसआई का मार्क देख के बोलते हैं कि चलो ये सामान जो है अच्छा होगा, है ना। तो ये यूनिक आइडेंटिफायर्स जो है इस अथॉरिटी के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया गया कि भाई चलो ये तुम करोगे तो मान लेंगे ये सामान जो है मेरा अच्छा है ना। इशू सेफ नोटिसेस टू अलर्ट कंज्यूमर अगेंस्ट डेंजरस और हैजर्डस अनसेफ गुड्स और सर्विसेज, है ना। जैसे शराब पीता है लोग, शराब के बोतल में लिखा हुआ रहता है कि कंज्यूमिंग अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। फिर आपका सिगरेट पीते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना कि सिगरेट कॉजेज कैंसर। तो ये क्या है, एक सेफ्टी नोटिस है, जो आपका सामान कंज्यूमर के लिए डेंजरस हो सकता है, हैजर्डस हो सकता है, अनसेफ हो सकता है, उसके लिए सेफ्टी नोटिस इशू करना भी जरूरी है। तो ये भी इस अथॉरिटी जो है वो इंश्योर करता है। एडवाइज द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंज्यूमर वेलफेयर मेजर्स, है ना। तो जो हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, इसको कंज्यूमर वेलफेयर रिलेटेड मैटर्स में एडवाइज करना भी इसका काम है। इशू नेसेसरी गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड मैटर्स को लेके जितना सारा काम है, अवेयरनेस इशू करना, इसका डिफरेंट केस में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट करना कि सही से चल रहा है कि नहीं, तो ये सारा काम जो है हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। बेसिकली हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये एक इंक्वायरी अथॉरिटी है, साथ में ये आपका किसी भी प्रकार का केस अगर आता है, उस केस को कैसे सॉल्व किया जाए, अगर बाहर से कोई हमारा सजेशन फीडबैक देना है तो वो देना, है ना, इसको वाइड पब्लिसिटी करना, ये सारा काम जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का काम है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस सीसीपीए को यहाँ पे आपका दिया गया है ना। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, एक बार कंफर्म करिए। चलिए, इसके बाद आते हैं हमारा कमीशन। देखिए, अब सीसीपीए ने इंक्वायरी कर दिया, अब इंक्वायरी करने के बाद उसको कोर्ट में भेजना है, यानी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास भेजना है ना। जैसे हम लोग रूल 14 का केस करते हैं तो वहाँ पे हमने इंक्वायरी करने के लिए मान लीजिए आईपीएएसपी या जो भी है उनको अपॉइंट किए कि तुम इंक्वायरी करके बताओ कि ये सारा चीज़ आपका सही हो रहा है कि नहीं या क्या है। तो उन्होंने इंक्वायरी किया, करने के बाद हमारे पास लाया, उसके बाद उसका जजमेंट दिया जाएगा। अब ये जो जजमेंट देने का मैटर है कि किसी भी मामले में, तो वो कहाँ से होगा, तो वो हो जाएगा आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, CDRC, है ना, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। और ये डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन 3 लेवल का होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का, है ना। 3 लेवल का रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट इन्वॉल्व, ये आपका कमीशन जो है आपका वेरी करता है, मतलब कितने अमाउंट तक का केस रहेगा तो कौन देखेगा, तो ये हमारा यहाँ पे आपका बताया गया है ना। चलिए, हमारे पास 1 मिनट प्लीज वेट करिए, कहाँ गया,
चलिए आगे आते हैं एक एक करके हम लोग। आ गया जिसको हम ढूंढ रहे थे। चलिए तो अभी हम लोग देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, है ना। तो पहले यहाँ पे बताया गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन को। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का स्टैब्लिशमेंट जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो स्टैब्लिशमेंट होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और इसके भीतर एक आपका प्रेसिडेंट होते हैं और कुछ आपका मेंबर्स होते हैं, है ना। इसका जो हेड होता है उनको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट, और कुछ आपका मेंबर्स होते हैं। अब मेंबर कितना होगा तो ये जब आपका नोटिफिकेशन इशू होता है उस जगह पे बताया जाएगा, बट नंबर जो है नॉट लेस देन 2 है, मतलब 2 से नीचे नहीं होगा। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टेट आप बोल सकते हैं, उस एरिया का साइज आप बोल सकते हैं, है ना। या फिर जो भी मैटर्स है कि कहाँ पे उसका गठन किया गया, कितना वहाँ पे क्वांटिटी में आपका वॉल्यूम में कंप्लेन वगैरह आता होगा, है ना। तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 मेंबर रहेंगे। तो हमने इसका मेंबर देखा, एक प्रेसिडेंट होगा और एटलीस्ट 2 मेंबर होगा, नॉट मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड नंबर इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट इसको बनाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन को। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करेगा और डिसाइड करेगा कि उस जगह पे 2 मेंबर चाहिए कि 3 मेंबर चाहिए कि 10 मेंबर चाहिए, है ना। तो दोनों मिलकर डिसाइड करेगा, बट 2 से नीचे का नहीं होगा। जुरिस्डिक्शन क्या दिया गया तो बोला गया इंटरटेन्स कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 50 लाख। जहां पे जिस सामान को लेके आपका कंप्लेन हुआ है ना। मान लीजिए हमने एक एसी खरीदा था आपका 70,000 रुपया देके। अब मेरा एसी वाला जो है गड़बड़ हुआ, उसको लेके हमको जाना है कमीशन के पास, है ना। ठीक है, तो हम जाएंगे तो कौन सा कमीशन के पास जाएंगे? तब हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएंगे, क्योंकि अमाउंट जो है 50 लाख से आपका नीचे का है ना। अगर अमाउंट जो है 50 लाख से ऊपर का हो जाता तो हम लोग क्या करते? हम लोग यहाँ पे अपर वाला जो कमीशन है, यानी कि स्टेट कमीशन है, वहाँ पे जाते, है ना। आगे क्या बोला गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिसीजन ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ कंप्लेंट, मतलब जब कोई कंप्लेन किया जाता है वो कंप्लेन को हम एडमिसिबल करते हैं कि नहीं, एडमिट करते हैं कि नहीं। पहले तो मान लीजिए हमारे पास एक केस आया, हमको बोलना है कि भाई वो केस का सुनानी हम करेंगे कि नहीं करेंगे, वेदर द कंप्लेंट इज एडमिटेड और नॉट। ये जो एडमिट का काम होता है ये ऑर्डिनरीली 21 डेज के भीतर किया जाता है। मतलब 21 दिन के भीतर अगर एडमिट नहीं किया गया तो ये ऑटो एडमिटेड मान लिया जाता है। फंडा क्लियर है? एक जैसे कोर्ट में क्या हुआ, ए बंदा गया बी के अगेंस्ट में कंप्लेन करने के लिए, ठीक है। ए गया बी के अगेंस्ट में कंप्लेन करने के लिए कोर्ट पे। अब कोर्ट इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करता है कि नहीं, है ना। मान लीजिए कोई ऐसा केस है जहाँ पे केस बनना ही नहीं चाहिए, उसको रिजेक्ट करना है, तो हमको ये डिसीजन 21 डेज के भीतर देना है कि ये कंप्लेंट का सुनानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो डिसीजन ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट ये 21 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। इफ नॉट एडमिटेड विद इन दिस पीरियड द कंप्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड। क्लियर हुआ ये वाला? बताइए, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब प्रोसीड्योर पे आते हैं। ये वाला क्लियर हुआ? कितने दिन के भीतर बताना रहता है कि कंप्लेंट को एडमिट कर रहे हैं कि नहीं, फटाफट से बताइए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के केस में कितने दिन के भीतर हमको बताना रहता है कि कंप्लेंट एडमिटेड है कि नहीं? 21 दिन। कितने लाख तक का कंप्लेंट जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे रहेगा? कितने अमाउंट तक कंप्लेंट? 50 लाख तक जो है इसके भीतर रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोसीड्योर ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेन। क्या बोला गया? डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा? बोला गया रेफर ए कॉपी ऑफ द एडमिटेड कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी विद इन 21 डेज ऑफ एडमिशन। अब पहली बार 21 दिन के भीतर बताना था कि वो एडमिट किया कि नहीं। अब मान लीजिए एडमिट कर लिया। अब एडमिट अगर कर लिया, जब मैंने कंप्लेन किया हरिंदर के अगेंस्ट में, तो हरिंदर के पास नोटिस भेजना है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा? नोटिस भेजेगा उनके पास। कितने दिन के भीतर? तो बोला कि 21 डेज के भीतर। और उनको एक टाइम देगा कि तुम अपना रिप्रेजेंटेशन दो, अपना जवाब दो, अपना वर्षन दो। कितने दिन के भीतर? बोला गया विद इन 30 डेज। और इस टाइम को फर्दर 15 डेज के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो फंडा क्लियर है। कंप्लेन हमारा हमने जब किया उसको सुनना है कि नहीं सुनना है, 21 दिन के भीतर बताना है। बताने के बाद हम क्या करेंगे? नोटिस इशू करेंगे जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन है, उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस सेलर, उस दुकानदार के पास, और उनको हम टाइम देंगे। कितने दिन का टाइम देंगे? 30 दिन का टाइम देंगे। और अगर 30 दिन के भीतर किसी कारणवश नहीं होता है और वो अगर एक्सटेंशन मांगता है तो मैक्सिमम 15 दिन का एक्सटेंशन हम दे सकते हैं। नोटिस जो है हम कितने दिन के भीतर इशू करेंगे? तो 21 डेज ऑफ एडमिशन, जिस दिन हमने एडमिट कर लिया है ना, एज ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन मैं ये बात कर रहा हूँ, तो उस दिन के 21 दिन के भीतर हमको उनको नोटिस देना रहेगा। इफ द कंप्लेंट इन्वॉल्व्स ए डिफेक्ट इन गुड्स requiring analysis or testing, obtain a sample of goods from the complainant, है ना। अगर कंप्लेनेंट ने किसी गुड्स के अगेंस्ट में कंप्लेन किया तो उस गुड्स का सैंपल भी हमको उस कंज्यूमर से ले लेना है, उसको सील करना है, ऑथेंटिकेट करना है ना, एंड रेफर द सैंपल सो सील्ड टू एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी along with direction that such laboratory makes an analysis or test whichever is necessary with a view of finding whether such good suffers from defect alleged against, है ना, and report its finding thereon to district commission within a period of 45 days। फंडा क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैंने एक पानी का बोतल खरीदा था किसी पर्टिकुलर बिसारी कंपनी से, है ना, एक पानी का बोतल खरीदा और हमको लगा कि ये पानी का बोतल का पानी जो है खराब है ना। तो मैंने कंप्लेन किया कि भाई चलो ये पानी जो है खराब है, उस कंपनी के अगेंस्ट में मैंने केस किया। अब देखिए इसके ऊपर टेस्ट का ज़रूरत है कि भाई उसके भीतर इंग्रेडिएंट क्या है, देखेंगे सब सही है कि नहीं। तो ये क्या करेगा? हमसे सैंपल मांग लेगा कि भाई तुम एक काम करो, तुम एक पानी का बोतल दे दो, है ना। अब वो क्या करेगा? इस बोतल को सील करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। करने के बाद मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लेबोरेटरी जो पुणे में है ना, बहुत सारे केसेस कोविड के टाइम पे देखते थे पुणे में जाता था, तो आपका मान लीजिए पुणे में भेज दिया गया उस लेबोरेटरी के पास। वो लेबोरेटरी वाला को बोला भाई तुम इसको चेक करो और करके इसका रिपोर्ट जो है हमारे पास यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास भेजो। और कितने दिन के भीतर भेजो? तो 45 डेज। यहाँ पे 45 डेज, जिस दिन उनके पास सैंपल रिसीव होता है उसके 45 डेज के भीतर उनको ये टेस्ट करके रिपोर्ट देना रहता है। क्लियर है? तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है? एक 21 दिन के भीतर हमको इंटीमेट करना है, 30 दिन का टाइम देना है, 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देना है, और अगर टेस्टिंग वगैरह का ज़रूरत है तो हमको 45 डेज का टाइम उनको भी देना रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे क्या बोला गया? आगे बोला कि डिस्पोजल ऑफ कंप्लेन। जब कंप्लेन हमारा होता है उसका डिस्पोजल के लिए क्या टाइम दिया गया? कंप्लेन हमारा डिस्पोजल के लिए टाइम दिया गया 3 महीना, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months from the date of receipt of notice by the opposite party where the complaint does not require analysis or testing of commodities। अगर कोई इंक्वायरी का ज़रूरत नहीं है, अगर कोई इंक्वायरी का ज़रूरत नहीं है तो 3 महीने के भीतर हमको इंक्वायरी को या कंप्लेंट का डिस्पोजल करना है। अगर इंक्वायरी का आवश्यकता है तो 5 महीने के भीतर, जब टेस्ट और एनालिसिस रिपोर्ट का एनालिसिस आ गया, वहाँ से 5 महीने के भीतर हमको ये करना है। क्लियर है? तो कौन सा केस में 3 महीने था? जहाँ पे हमको किसी भी प्रकार का टेस्टिंग का आवश्यकता नहीं है, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months
फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाई अपोजिट पार्टी, है ना। हमने क्या किया था, अपोजिट पार्टी को सर्व किया था कि भाई तुम अपना रिप्रेजेंटेशन दो। जब उनका रिप्रेजेंटेशन आ गया, वहां से 3 महीने के भीतर हमको इसको डिस्पोज ऑफ करना है ना, रिड्रेस करना है। और अगर टेस्टिंग वगैरह का जरूरत है, जब टेस्टिंग का रिपोर्ट आ गया वहां से 5 महीने के भीतर, तो ये टाइम हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है। 3 महीना और 5 महीना, ये दोनों टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या इंपॉर्टेंट है, बोला कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन को क्या पावर दिया गया, तो आपको याद रखना है जो एक सिविल कोर्ट का पावर है, जो एक सिविल कोर्ट का पावर है अंडर सिविल कोर्ट प्रोसीड्यूर 1908, सेम पावर इनको भी दिया गया है। याद रहेगा, एक सिविल कोर्ट का जो पावर है वो पावर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया गया है, ठीक है। फिर और पॉइंट क्या बताया गया, चलिए आगे हम लोग ये वाला देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट इफ देयर इज एन एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। अगर कोई रिकॉर्ड है, कोई ऐसा कोई आइटम था जिसमें ही आपका गड़बड़ी था, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो अपना ऑर्डर को खुद रिव्यू कर सकता है। वो अपने मोशन पे भी, अगर एप्लीकेशन होता है उस जगह पे भी, तो सुओ मोटो भी अपने ऑर्डर का रिवीजन कर सकता है, और अगर रिक्वेस्ट आता है उस केस में भी रिवीजन कर सकता है, बट विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा अगर एक बार ऑर्डर पास कर दिया गया, है ना, और बाद में देखा गया कोई रिकॉर्ड में ही गड़बड़ी था, तो 30 दिन के भीतर उसका रिव्यू किया जा सकता है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कितने दिन के भीतर अपना ऑर्डर को रिव्यू करना रहता है। फटाफट से एक बार पब्लिक चैट में बता दीजिए, कितने दिन के भीतर, 30 डेज के भीतर रिव्यू करना रहता है ना। अच्छा, इसके अगेंस्ट में अगर हमको अपील करना है, इसके अगेंस्ट में हमको अगर अपील करना है तो कहाँ पे जाएंगे, तो बोला कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन मे प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन, है ना। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाद आता है स्टेट कमीशन, और अपील कितने दिन के भीतर होता है, विद इन 45 डेज, 45 दिन के भीतर उनको आपका अपील करना रहता है। इसको हमको याद रखना रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ अपील कहाँ पे होगा, डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ अगर अपील होगा तो वो स्टेट में होगा, और कितने दिन के भीतर होगा, तो 45 डेज के भीतर होगा, है ना। नो अपील बाय ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर मान लीजिए कोई बंदा है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को उनको कुछ अमाउंट पे करना है ना, तो जब तक वो अमाउंट को पे नहीं करेगा, वो आपका अपील को हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। शैल बी एंटरटेन्ड बाय द स्टेट कमीशन अनलेस द एप्लेंट हैज डिपॉजिटेड 50% ऑफ द अमाउंट इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, है ना। तो कोई बंदा है, उसका कोई अमाउंट ड्यू है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, जब तक वो उसका एटलीस्ट 50% डिपॉजिट नहीं करेगा, तब तक उनका अपील जो है आपका, हमारा जो क्या बोलता है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है हमारा स्टेट कमीशन, उस स्टेट कमीशन में उसको सुनानी नहीं होगा, उस अपील को हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि कितना % जमा करने के बाद आपका अपील का सुनानी किया जाएगा, है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ तक रखें कि और थोड़ा सा आगे बढ़े, बताइए। अभी चलिए हम लोग अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। शाम को हम लोग आज फिर से मिलने का प्रयास करेंगे, तो मैं एक बार आपको इंटीमेट कर दूंगा, ठीक है, क्या सिचुएशन रहता है, बट 90% चांस है कि शुरू हम लोग करेंगे। अच्छा, अभी आप लोग समझ पाए कि नहीं, पहले ही बताइए। मैंने जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो समझ में आ रहा था या फिर सही से सुनाई नहीं दे रहा था, आवाज़ ठीक था? चलिए, ऊपर वाला आप लोगों का भला करे कि आप लोग मुश्किल वक्त में भी सुन लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो ख़त्म करते हैं अभी हम लोग। हाँ, थैंक यू।